हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं इस पर डाल रहा हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आइए और उसके साथ साथ कुछ चर्चा करेंगे हम, जो कम्बिनेशन जो होता है सेल का सीरीज़ में और पैरेलल में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सेल इन सीरीज़ और सेल्स इन पैरेलल, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। तो किसी भी जो कोई सर्किट है या कोई तार है, उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच में एक सेल को जोड़ा जाता है। जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ जाती है। अतः प्रवाह को बनाने के लिए सेल विद्युत आवेश को पुनः निम्न विभव से उच्च विभव पर ले आता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पर ले आता है। अब धारा का प्रवाह जो व्यवस्थित रूप से होगा, तो इसके लिए क्या होता है कि धारा का व्यवस्थित प्रवाह करने के लिए हम सेल को जोड़ते हैं। तो सेल जोड़ने से क्या होता है कि EMF कंटिन्यूड रहता है, और EMF कंटिन्यूड रहने से क्या होता है कि सतत प्रवाह को हम बनाए रखते हैं। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल की आवश्यकता होती है। तो सेल के अध्ययन में हम सामान्यतया अध्ययन करते हैं EMF का, और EMF के साथ ही साथ जो वो बनाए रखता है विद्युत वाहक बल, उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का भी चर्चा करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कौन कौन चीज़ पर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से जानने के बाद फिर हम इसको क्लियर करेंगे। तो जानते हैं कि सबसे पहले कि रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और तो मतलब हो गया कि वो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ऑफर किया जाता है सेल को, कौन चीज़ के लिए, द फ्लो ऑफ करंट, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। कहाँ पर, द बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इसको जानने के बाद हम जानेंगे कि ये कौन कौन चीज़ पर डिपेंड करता है। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। एक हो गया हमारा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा हो गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, इट वेरीज इन्वर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, और चौथा हो जाएगा इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि किसी प्रतिरोध से या चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच में एक सेल जोड़ा जाता है। जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है तो उसके स्थितिज ऊर्जा में ह्रास होता है, एक कमी आती है। तो प्रवाह को बनाए रखने के लिए विद्युत सेल को हम जोड़ते हैं, जिससे कि आवेश को पुनः निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जाए। तो धारा के प्रवाह में सेल का कार्य ठीक उसी हिसाब से है जैसे कि मतलब हम मोटर से या पंप से पानी को ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो पंप कैसे काम करता है, अगर मतलब ऊर्ध्वाधर नली है तो जल को हम एक पाइप ले लें, उसमें मान लीजिए कि Q से P हाइट तक उसको ले जा रहे हैं, तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो पंप द्वारा पुनः जल को P बिंदु पर लाया जाता है, जिसके कारण नली में प्रवाह निरंतर बना रहता है। इसी प्रकार
जल के m द्रव्यमान को तल Q से P तक ले जाने में पंप द्वारा किया गया कार्य mgh होता है, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा है उसके रूप में। तो उसी प्रकार सेल के द्वारा भी आवेश को पुनः Q से P तक विस्थापित करने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो यह कार्य सेल के विद्युत वाहक बल के कारण होता है। यदि विद्युत आवेश Q के विस्थापन में किया गया कार्य W हो तो परिभाषा के हिसाब से सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा E बराबर W/Q। और मतलब सेल को विद्युत वाहक बल के केंद्र के रूप में भी माना जा सकता है, तो विद्युत आवेश के स्रोत के रूप में नहीं। इसको मानिए कि विद्युत वाहक बल के केंद्र के रूप में, सीट ऑफ EMF के रूप में इसको जानिए। तो किसी सेल को दो बिंदु के बीच में जोड़ने पर उन बिंदुओं के बीच विभवांतर बना रहता है। विद्युत वाहक बल के कारण ही चालक के अंदर आवेश का प्रवाह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, तथा यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि विद्युत वाहक बल की दिशा सेल के अंदर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है, और इसे हम ई से लिख सकते हैं। तो सेल में विद्युत ऊर्जा का स्रोत, उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा होता है, तथा सेल को केवल एक ऊर्जा परिवर्तक एनर्जी कन्वर्टर के रूप में माना जा सकता है। तो इसमें सेल में मुख्य रूप से हम इसके विद्युत वाहक बल को समझते हैं। और दूसरा चीज़ है कि इंटरनल, यहाँ अभी हमारा जो टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको एक बार और सुनिए। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये कौन कौन चीज़ पर डिपेंड करता है? तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। एक हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो जाएगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा हो जाएगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, चौथा हो जाएगा इट वेरीज इन्वर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, इट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो आप देखेंगे कि सिलेबस में जो आपका दिया हुआ है कि मतलब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को तो देख ही रहे हैं, साथ ही है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझना है और EMF ऑफ ए सेल को भी समझना है। तो थोड़ी सी कोशिश हम कर रहे हैं EMF ऑफ द सेल को भी समझाने का, और उसके बाद लास्ट में होगा तो थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के बाद अब देखिए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन ए करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट कर सकते हैं, V से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन ए करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बाद आगे हम बताने क्या कोशिश कर रहे हैं आपको कि रिलेशन जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, EMF में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, तो इसको आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा सेल है, कोई सेल हम लेते हैं तो उस सेल का EMF मान लीजिए कि E है। और देखें इससे पहले जब भी हम रेजिस्टेंस का चर्चा किए हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, तो उसको कैपिटल R से लिखते हैं। यहाँ सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है, सेल के रेजिस्टेंस की बात है, तो सेल के रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R को हम जो है कनेक्ट करते हैं कौन चीज़ से, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, जिसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद क्या मानते हैं कि ये इसमें एक सेल से जब कनेक्ट करेंगे और जो स्विच को दबाएंगे तो फिर धारा प्रवाहित होगी। तो धारा कितना है वो मालूम नहीं है, वैसे सर्किट में हम एमीटर लगा करके धारा को नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना धारा प्रवाहित हो रही है, इन व्हाट अमाउंट द करंट इज फ्लोइंग इज नॉट नोन टू अस। सो वी मे imagine that a constant current I flows through this। तो अगर मतलब कांस्टेंट करंट I फ्लो हो रहा है तो हमारा EMF कितना हो जाएगा, तो EMF को हम अगर E से लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि E बराबर वर्क डन बाई ए सेल इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग
द क्लोज्ड सर्किट। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब देख रहे हैं पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो यहाँ जो पॉइंट ए है से बी तक जो हम इसको यूनिट चार्ज को ले जाते हैं, उसको ले जाने में, कैरी करने में जो वर्क डन होता है, और ये जो हम कार्य करते हैं ये किसके अगेंस्ट में करते हैं? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अगेंस्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा कि जो ईएमएफ हो गया ई बराबर वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो ये ई बराबर हो जाएगा V प्लस V डैश। अब V का वैल्यू हम ओम्स लॉ से निकाल लेंगे, V का वैल्यू हो जाएगा IR और V डैश का हो जाएगा IR। तो ये इसको अगर मैंने V को लिखेंगे तो ये अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के परिप्रेक्ष में तो ये हो जाएगा I इंटू कैपिटल R, और जब सेल इंटरनल रेजिस्टेंस के परिप्रेक्ष में लिखेंगे तो V डैश बराबर I इंटू स्मॉल r। इसको अगर टोटल ये हो जाएगा V का और V डैश का मान को इसमें हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर IR प्लस IR। I को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा IR प्लस R। इस हिसाब से करंट जो सर्किट में जो हमारा करंट होगा, हेंस द करंट इन द सर्किट इज I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू IR, इट विल बी इक्वल टू ER अपॉन R प्लस R। तो इस हिसाब से हमारा V बराबर हो जाएगा E माइनस V डैश बराबर E माइनस IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए EMF में से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस को घटा देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। Again from the above equation we may write R is equal to E minus V upon I will be equal to E minus V upon R will be equal to E minus V upon V into R, और फिर ये बराबर हो जाएगा E बटे V माइनस 1 इंटू R। तो इस हिसाब से हम इसको आराम से समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है ये सेल को जोड़ा भी जाता है। ग्रुपिंग कैसे होता है सेल का? तो सेल का ग्रुपिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, एक होगा सेल इन सीरीज और दूसरा होगा सेल इन पैरेलल। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब हम दो सेल लेते हैं और मान लेते हैं कि एक सेल का EMF है E1 और दूसरे सेल का EMF है E2, और सेल है तो फिर उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो वो सेल, एक पहला सेल जिसका कि EMF E1 है, तो मान लेते हैं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और दूसरा सेल जिसका EMF E2 है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। और उसको जोड़ना कैसे है? तो सबसे पहले हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? तो पॉइंट A और C के बीच में इसको जोड़ते हैं, और पॉइंट A और C के बीच में जोड़ते हैं तो दोनों बैटरी को एक साथ जोड़ते हैं, सेल को जोड़ते हैं। तो इसमें से धारा जो प्रवाहित होती है तो उसको हम मान लेते हैं कि I करंट इसमें फ्लो कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, सपोज वी हैव टू सेल्स, वन सेल, फर्स्ट सेल हैज़ द EMF E1 एंड सेकेंड सेल हैज़ द EMF valued E2 and the internal resistance of the first cell is R1 and the internal resistance of the second cell is R2, and these two cells are connected in series between point A and D, and suppose the current flowing through the series combination is I। अब इसको आप देख सकते हैं कि कैसे, मतलब ये हमारा 3 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C, और इससे होकर के जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। और इसमें हम दो बैटरी लगाते हैं, एक का EMF है E1 और दूसरे का EMF है E2, और फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r1 से डिनोट करते हैं और दूसरे को स्मॉल r2 से डिनोट करते हैं। और इसी के आगे चल करके हम देखेंगे कि जब हम इसका सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जितना ये काम हम कर रहा है हमारा दोनों सेल, उतना ही काम एक तीसरा सेल करेगा।
तो वो हो जाएगा कि उतना ही कैपेसिटी का वो तीसरा सेल होगा, जो दोनों सेल जितना अलग अलग जितना काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग तीसरा सेल हमारा उतना ही काम करेगा। तो इक्विवेलेंट सेल के रूप में उसको हम जान सकते हैं। तो फिर इसका हम आगे कैलकुलेट करके आप बताते हैं आपको कि इक्विवेलेंट जो मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हम इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे प्राप्त करते हैं, और इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, इसको हम कैलकुलेट करके इसको बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो VA हो गया, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल हो गया VB हो गया, और पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल हो गया वो VC हो गया। तो मतलब पोटेंशियल जो हो गया हमारा पॉइंट ए पर VA, पॉइंट बी पर VB, पॉइंट सी पर VC। तो इस हिसाब से आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की बात होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द टू सेल विल बी VAB। मतलब VAB को हम पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में समझ सकते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा VA माइनस VB। मतलब VAB हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, एंड इट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। ये बराबर हो जाएगा E1 माइनस IR1। और फिर इसी हिसाब से पॉइंट B का जो पोटेंशियल है VB हो गया, और पॉइंट C का पोटेंशियल VC हो गया। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम VB से लिखते हैं, BC को सफिक्स में। तो VBC बराबर हो जाएगा VB माइनस VC, ये बराबर हो जाएगा E2 माइनस IR2। तो इसी हिसाब से दस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड C ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज़ VAC। AC को हम सफिक्स में लिखते हैं, तो हो जाएगा हमारा VA माइनस VC। और ये प्राप्त करने के लिए हम जो पॉइंट ये जो VAB और मतलब VBC को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC विल बी इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। और ये जो हमारा हो जाएगा, इस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि VAC बराबर हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। अब इसके बाद जो ये हमारा दोनों सेल जितना काम कर रहा है उतना उसी के इक्विवेलेंट में हम एक तीसरा सेल लेते हैं, जो दोनों मिलकर के जितना सेल हमको EMF देता है उतना ही EMF एक अकेला सेल देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इफ़ वी विश टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन बाय ए सिंगल सेल ऑफ EMF EEQ, मतलब E इक्विवेलेंट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस REQ, मतलब R इक्विवेलेंट, देन वी मे राइट VAC विल बी इक्वल टू EEQ माइनस REQ। और इस ये अगर मतलब VAC बराबर E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2 को अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और VAC बराबर EQ माइनस REQ को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो वी मे राइट दैट द कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 वी मे गेट E इक्विवेलेंट will be equal to E1 plus E2 and REQ बराबर R1 प्लस R2। तो सीरीज कम्बिनेशन अगर n सेल के लिए हम कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं EQ बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस दैट सो ऑन EN। और अगर n सेल के लिए हम इसको सीरीज कर रहे हैं इस कम्बिनेशन को, तो हम लिख सकते हैं REQ बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस दैट सो ऑन RN। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि मतलब EMF जो हमारा है, सबसे पहले जो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस पर हम चर्चा किए कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। उसके बाद हमने चर्चा किया कि कौन कौन चीज़ पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, it is directly proportional to the concentration of the electrolyte, it is directly proportional to the distance between the two electrodes, it varies inversely as the common area of the electrode immersed in the electrolyte, it increases with the decrease in temperature of the electrolyte। और उसके बाद जब रिलेशन की बात होगी इंटरनल रेजिस्टेंस EMF और V में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि R बराबर E/V माइनस 1 इंटू R। और उसके बाद हम सेल को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि E इक्विवेलेंट बराबर E1 जोड़ E2 जोड़ E3
अगर 3 है सेल तो, अगर 2 सेल है तो E इक्विवेलेंट बराबर E1 जोड़ E2, और अगर n नंबर ऑफ सेल n है तो E इक्विवेलेंट बराबर E1 जोड़ E2 जोड़ E3 अदर सो ऑन En। और अगर फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो 2 सेल अगर है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का R2 है, तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 जोड़ R2, और नंबर ऑफ सेल अगर n हो तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 प्लस दैट सो ऑन Rn। 3 सेल है तो हो जाएगा E इक्विवेलेंट बराबर E1 जोड़ E2 जोड़ E3, R इक्विवेलेंट बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। अब इसको बढ़िया से समझ लेने के बाद थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं सेल्स इन पैरेलल का। तो मान लीजिए कि हम 2 सेल लेते हैं, एक का EMF E1 है और दूसरे का E2 है, और उसका एक सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का लीजिए R1 है और दूसरे सेल का R2 है, और उसको हम अगर पैरेलल जोड़ रहे हैं 2 पॉइंट के बीच में, और उससे होकर के मतलब जो एक ये धारा I 2 भाग में बढ़ जाएगी, एक हो जाएगा I1, दूसरा हो जाएगा R2। इसको हम लिख सकते हैं कि सपोज वी हैव 2 सेल of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2, and these cells are being connected in parallel between 2 points, and suppose the current I1 and I2 from the positive terminal of the 2 cells flows towards the junction B1 and current I flows out। तो जो करंट हमारा जो प्रोवाइड हो रहा है I ही 2 भाग में बढ़ जाता है, एक I1 में और I2 में, और फिर ये जो करंट निकलता है वो भी I के रूप में निकलता है। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। और इसी के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस लेना है, इसको हम EQ से लिखेंगे, और जो सर्किट में A और C पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं एज द 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द सेम 2 points B1 and B2, the potential difference V across both cells must be the same। The potential difference between the terminal of first cell is V will be equal to VB1 minus VB2 will be equal to E1 minus I1 R1, therefore I1 will be equal to E1 minus V upon R1। The potential difference between the terminal of E2, अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं टर्मिनल E2 के लिए, ये बिटवीन दो, ये जो हमारा टर्मिनल 2 टर्मिनल है, तो उसके लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस टर्मिनल के लिए जिसका कि EMF E2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारा इक्वेशन हो जाएगा V बराबर VB1 माइनस VB2, ये बराबर हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। तो इसी इक्वेशन से हम I2 का मान निकाल लेंगे धारा का। तो ये जो हम लिखते हैं इक्वेशन V बराबर VB1 माइनस VB2 बराबर E2 माइनस I2 R2, तो इससे I2 का वैल्यू हो जाएगा I2 विल बी इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। और उसके बाद इस जो I का वैल्यू कितना, I ही तो 2 भाग में बट गया है I1 और I2 में, तो I बराबर हो जाएगा I1 जोड़ I2, क्योंकि I ही धारा 2 भाग में बट रहा है। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा I विल बी इक्वल टू I1 जोड़ I2, ये बराबर हो जाएगा, इसमें मान हम पुट कर देंगे, तो I1 का वैल्यू हो गया E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 का मान हो गया E2 माइनस V अपॉन R2। तो ये हमारा I1 जोड़ I2 बराबर हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस V 1/R1 प्लस 1/R2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा V विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये हमारा जो ये V निकला। अब इफ़ यू विश टू रिप्लेस द पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय ए सिंगल सेल ऑफ EMF E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, देन V विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R Q। अब इसमें जो हम निकाले हैं V का मान, इसको हम इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द लास्ट 2 इक्वेशंस वी गेट E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इस हिसाब से हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होगी
तो पैरेलल कम्बिनेशन में हमारा हो जाएगा ये जो मतलब ये मतलब EMF जो है इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया दो सेल, जिसमें एक सेल का EMF हो गया E1, दूसरे का हो गया E2। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1, दूसरे सेल का हो गया R2। लेकिन अगर मतलब 3 सेल है तो फिर उसके लिए फार्मूला हो जाएगा E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। और अगर मतलब नंबर ऑफ सेल n रहा तो इस हिसाब से हमारा हो सकता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस दैट सो ऑन En अपॉन R1। और मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की बात होगी तो ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस